मैग्नेट खत्म हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। हाँ अब बेटा आता ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत नहीं है इस पोर्शन पे। ठीक, ज़्यादा जो बनता है ये सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, तो बहुत ज़्यादा इसलिए। ठीक, हाँ तो कंपेरिजन पे बनता है, तो यही बनता है, बाकी वैसा बहुत नहीं है। एनसीईआरटी है, पढ़ती हो? ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा कर बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ले रहे हो ले लीजिए। नहीं है कोई ऑब्जेक्टिव? नहीं है घर पे? सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बायो का पढ़ा करिए। हाँ ठीक, हाँ वहाँ लाइन टू लाइन बनता है। और सबसे कम फिजिक्स की एनसीईआरटी की क्वेश्चन क्या, यहाँ से भी पॉइंट बनते हैं, लेकिन वो मोस्टली जो होते हैं क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली यहीं से है, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है। और वहाँ पे क्या है, बायो का पॉइंट टू पॉइंट सेम रहता है, तो अंतर यही है। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में फिजिक्स का बहुत बढ़िया ना तो है ना तो बहुत ज़्यादा वो है, बट ये है कि पूछा इनडायरेक्टली यहीं से आता है। बाद में दिखा देंगे इस पेज के इस लाइन इस नंबर से है, बट एक्चुअली आपको उस एनसीईआरटी को पढ़ के वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आपको। ठीक, अब बायो में क्या है वही है, अगर आपने वो पढ़ा है तो वो सीधा, बस डिफरेंस इतने होते हैं बेटा। ठीक, बाकी बनता जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो यहीं से बनाते हैं, लेकिन यही है कि चलो अगर केवल बायो का, ये भी सर की तबीयत खराब हो गई है। हाँ, कभी नहीं। अच्छा तो ऐसा कर रहे कि क्या, अरे तो बायो ही सब पढ़ता तो कैसा, फिर वहां भी तो कंपटीशन हो जाता। अरे तुम्हें थोड़ी खाली बायो पढ़ती, बाकी लोग भी तो बायो पढ़ते हैं। तब देखो कंपटीशन में पेपर आसान आया, पेपर टफ आया, पेपर बहुत टफ आया या बहुत आसान आया या कुछ भी आ रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसा रहेगा वैसा सबके लिए रहेगा ना, ऐसा थोड़ी आप वाला आसान रहेगा पड़ोसी वाला कठिन रहेगा, या पड़ोसी वाला कठिन है आप वाला आसान, सब कुछ वही रहेगा। आसान आएगा सबके लिए आसान, कठिन आएगा सबके लिए कठिन। कोई लोग कहते हैं माइनस मार्क ही नहीं रहता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। अरे माइनस मार्क ही नहीं होता, पड़ोसी के लिए माइनस मार्क ही नहीं होता ना, कि ऐसा थोड़ी उनके लिए होता हमारे लिए नहीं होता। तो आपका तुक्का सही होता तो उनका भी तुक्का सही होता, तुक्का कभी सही नहीं होता, माइनस हो या ना हो, आप लोग मार्क एग्जाम में देखते ही होंगे यार टेस्ट में। ठीक, तो सही नहीं होता है, तो इसलिए जितना पढ़े रहेंगे उतना ही होता है, उसमें से भी कट जाता है। ठीक है, हाँ तो चलिए नेक्स्ट यूनिट लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले इसमें समझने वाली चीजें हैं, समझ लीजिए, तब फिर दूसरा करिए। क्योंकि इसमें पहले दिया गया था, आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा। क्या है बेटा, कुछ आइडिया है? जी देखो, तो हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पहले ही बताया गया था मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ भी फिलहाल है पाई इक्वल टू बी इंटू ए बी डॉट ए, पढ़ा था ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इक्वल टू क्या, बी डॉट ए होता था।
ठीक, उसी को हम लोग बी ए कॉस थीटा कहते थे। क्या कहते थे? बी ए कॉस थीटा। देखो बेटा, और दूसरा पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। एक आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू कितना, बी डॉट ए, ये लिखा था बी ए क्या, कॉस थीटा, और दूसरा लिखा था ई की वैल्यू जो होती है वो डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर साइन लेते हैं तो वहाँ पे निगेटिव लिया जाता है। जब इसी का साइन लिया जाता है बेटा, तो यहाँ क्या ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड के पॉइंट आप बेस लिखते हैं। अगर साइन लिखेंगे तो निगेटिव, यानी इंड्यूस ईएमएफ हमेशा कॉजिंग फैक्टर का अपोज करता है, जिसके लेंजर आपने पढ़ा होगा, जो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपने एक फैराडेज लॉ पढ़ा होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा। ठीक, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग होता है बेटा कि अगर हम लोग क्या किसी कॉइल के थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी कराएंगे, क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी कराएंगे, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, फैराडे ना बार मैग्नेट को लेके, किसको, बार मैग्नेट के लेके इसे एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 3 साल लगभग अपने खर्च किए थे। कितने, 3 इयर्स, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इतना आसान, जैसे हम लोग बड़े एक लाइन में पढ़ लेते हैं, ऐसे ही बनाने वाले ने या देने वाले ने इतना आसानी से उनको नहीं मिल जाता है। ठीक, तो उन्होंने क्या 3 सालों तक उसी एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के लेके करते करते, बाद में होता है ना कि जैसे कभी कभी हम लोग गुस्सा आ जाते हैं, कोई काम करने बार बार खराब हो जा रहा, बार बार खराब हो जा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, खूब गुस्सा हो जाते हैं। तो कभी कभी गुस्से वाला भी रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। कंडीशन इनके साथ भी था। इन्होंने ये तो डिस्कस किया कि जब भी कोई भी कॉइल है अगर हम लोग फील्ड में रखेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे करंट डेवलप होता है। लेकिन क्यों करंट डेवलप हो रहा है, उसको क्या वहाँ से क्या करने की वजह से, फील्ड में रखने की वजह से केवल हो रहा है या उसके वेरिएशन की वजह से हो रहा है, ये चीज़ें इनको पता नहीं थी, वही इनको एक्सपेरिमेंट करना था। तो करते क्या थे, कॉइल पूरा सिस्टम बनाया, ठीक, और साथ में क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया, और सप्लाई क्या करते थे, गलती ये होती थी, जैसे मान लो ये इन्होंने कॉइल ले लिया, मान लो इन्होंने क्या ले लिया, मान लो कॉइल ले लिया, ऐसे हमने दिखा दे रहे हैं। तो करते क्या थे, ये सब कुछ सर्किट वर्किट मेंटेन करके यहाँ मान लो स्विच, इन्होंने स्विच लगा दिया। ठीक, ठीक, अब केस क्या है, यहाँ पे लाके एक मैग्नेट को रख देते थे। गलती क्या होती थी इनसे, ठीक, कॉइल लगा दिया, कभी 1 टर्न, कभी 2 टर्न, कभी 100 टर्न, कभी कुछ करके, कभी नंबर ऑफ टर्न्स को बदलते थे, कभी क्या जो मैग्नेट है उसके पोल्स को बदलते थे, कभी क्या करते थे, क्या उसकी पावर, यानी मैग्नेट की जो आपकी पावर है उसकी वैल्यू को बढ़ाते थे, घटाते थे। लेकिन कंडीशन ये सब करने के बाद स्विच को ऑन करते थे, मतलब ये सब कर लेते थे, सेट करने के बाद स्विच को क्या करते थे, ऑन करते थे। बस गलतियाँ इतना ही कर जाते थे। पता लगा ऐसे करते करते पता लगा उनके क्या 3 साल, जैसे आप लोग कुछ कर रहे हो और रोज जाके घर पे थाली बगा खा के आके दिन में बैठ के टाइम बर्बाद कर, तो घर वाले क्या करेंगे, गुस्सा ही होंगे ना। ठीक, तो कंडीशन क्या, घर से भी जब नहीं कुछ आ रहा है आउटपुट, तो घर वाले भी क्या, हिंदी गाँव में अपने कहते ताने मारना शुरू कर दिए, फालतू जाता है, दिन में बैठा रहता है, खा लेता है, कुछ नहीं करता है। ठीक, तो कंडीशन में क्या हुआ, फिर लास्ट में कहते कहते बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज किया, लेकिन चेंज करने से कुछ रिजल्ट नहीं आता था। रीजन क्या था, पहले स्विच ऑफ हुआ करता था। ठीक, सब कुछ सेटअप लगा देते थे, उसके बाद स्विच को क्या करते, ऑन करके बैठे रहते थे, अभी डिफ्लेक्शन होगा, अभी डिफ्लेक्शन। यहीं पे गैल्वेनोमीटर लगा लो बेटा, एमीटर लगा लीजिए, गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा लीजिए। मान लो हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा लिया, गैल्वेनोमीटर, जो भी डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए। तो डिफ्लेक्शन जो होता था हमेशा क्या मिलता था, 0। अब चाहे गैल्वेनोमीटर लगा लो, एमीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, डिफ्लेक्शन हमेशा क्या मिलता था, 0 मिलता था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता था। रीजन क्या होता था, मैग्नेट को भी इन्होंने चेंज किया, हाई पावर, लो पावर, कॉइलों के नंबर से भी टर्न किए, यानी टर्न्स जो है वो भी चेंज किया, जिस मटेरियल का बना था उसको भी चेंज किया। ठीक, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। रीजन क्या होता था, क्योंकि रिजल्ट तब मिलेगा जब उसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या किया, जैसे मान लो मैग्नेट लाए, अब यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेज आपकी निकल रही हैं, लाइन्स ऑफ फोर्सेज तो बेटा निकल रही हैं, पास आउट हो रही हैं, फ्लक्स यहाँ से मिल रहा है, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है।
यानी कि जैसे आप जनरेटर ला दे बढ़िया सा, को ज़्यादा पावर का लाए और घर में खड़ा कर दिए, अब घर में खड़ा करने से क्या बिजली देगा क्या? ऐसा होता सब लोग अपने घर में जनरेटर ला के खड़ा कर लेते और बिजली सप्लाई मिलती रहती। तो वहाँ से बिजली तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके आर्मेचर को हम लोग क्या नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। भाई जनरेटर खड़े रहने सप्लाई थोड़ी देती है, तब कब देता है? जब उसका अल्टरनेटर यानी आर्मेचर आपका क्या करता है, रोटेट करता है, तभी होता है ना। यानी कि जो आपको ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा यानी वोल्टेज मिलेगा, वो तब मिलेगा जब इसके फ्लक्स में हमारे चेंजेस हों। लेकिन इनके सिस्टम में क्या होता था, चेंज नहीं होता था, ला के खड़ा करके सेट कर दिया, उसके बाद इंतजार करते थे सुबह से शाम तक। तो इसलिए बाद में क्या हो गया, लास्ट में क्या हुआ, गुस्से में उन्होंने उठाया दोनों को और फेंका। जैसे फेंका, क्योंकि सेटअप तो पहले बना रखे थे, स्विच पहले से क्या था, ऑन था। जैसे उठाया तो इसके बीच की दूरी क्या हुई, चेंज हुई। अरे भाई हम उठा रहे तो ऐसे इतने दूरी थोड़ी उठाएंगे, उठाया तब तक क्या हुआ, इनके बीच की दूरियां क्या हुई, चेंज हुई। दूरियां चेंज हुई तो फ्लक्स जो यहाँ से आपका था, लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो चेंज हुई। फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ से क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया। जैसे डिफ्लेक्शन मिला, ठीक, फिर उन्होंने दोबारा क्या किया, रख के पास दूर करके पोलों को चेंज करके इधर से उधर करके देखा, तो वहां से उनको डिफ्लेक्शन क्या हुआ है ना, कि आउटपुट आपको सप्लाई इंड्यूस ईएमएफ मिलने लगा, नहीं इंड्यूस करंट मिलने लगा बेटा। फिर उन्होंने अपना क्या दिया, ला दिया। ठीक, तो 3 साल के बाद ये छोटा सा उन्होंने क्या दिया था, ला दिया था। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है कि यानी कि किसी भी कॉइल के थ्रू जब हम लोग फ्लक्स में चेंजेस करते हैं, फ्लक्स होने से नहीं, फ्लक्स में क्या होने से चेंज होता है, तब उसके थ्रू इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। और इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में डेवलप होगा जिससे वो कॉजिंग फैक्टर जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है उसका क्या करे, अपोज करे। यानी इंड्यूस ईएमएफ उस डायरेक्शन में डेवलप होता है जिससे वो उसके कॉज का, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है, उसका क्या करे, अपोज करे। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे लॉ इसी को कहते हैं। ठीक, तो इसके बेस में इन्होंने दिया था क्या होगा कैसे होगा, इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, समझ गया। अब बात आती है फ्लक्स की। आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू बी ए, पीछे भी बताया गया था आपको। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए पढ़ते थे हम लोग, तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, अगर हमारा फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वहां से फ्लक्स अगर दोनों के बीच में जो आपको फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में फ्लक्स तो पास आउट होगा लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा। क्या सर चाय पीने चले गए थे क्या? आइए आइए, आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया था, 15 मिनट का नहीं। बोल हम रहे हैं, आप नहीं, कहाँ थक गए पढ़ते पढ़ते। चलो देखो, तो इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ तभी आपको मिलेगा जब आपका क्या होगा, उसके फ्लक्स में हमारी चेंजेस होंगी। ठीक, तो जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होता बेटा तब तक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, नहीं चल रहा क्या? चलिए, तो ये चीजें आपकी होती है बेटा। तो लिखिएगा, चैप्टर लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वही फोन हम लगा चार्जिंग पे, मांग रहा हो तो उसकी लीड भी ले आना, ऑफिस में दिए हैं चार्ज। ठीक, पहले तो फोन आने वाला था वो। हाँ, चार्जर, चार्जिंग क्यों, चार्जर नहीं है, खाली लीड है उसकी, मतलब वो केबल। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर हम लोग को इतना चीज डिस्कस करना है। एक तो आपका फ्लक्स क्या होगा, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ क्यों डेवलप होता है, और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ, एक पढ़ा फैराडे लॉ, दूसरा पढ़ा क्या, लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज ने डिस्कस किया था किसको, जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा उसके जो डायरेक्शन आपका होता है, जो क्या होगा उसका डायरेक्शन होगा, वो हमेशा किसके, जिसकी वजह से वो डेवलप हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। कुछ हुआ बेटा? तब बहुत है यार, एक लोग का एक्चुअली इम्पोर्टेंट मैसेज आना था, पता नहीं आया कि नहीं आया। नहीं आया भैया, चलो ठीक है।
तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से हम लोग बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक, कि इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ठीक, और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए उन्होंने लेंज क्या, जैसे फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ केवल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग डिसाइड करते हैं। और फैराडे सेकंड लॉ के बेस से बेटा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उसी को फैराडे क्या कह लेते हैं, सेकंड लॉ कह लेते हैं। एक फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया, दूसरा फैराडे सेकंड लॉ हो जाता है। तो लिखिएगा, थोड़ा सा लिखना शुरू करिएगा। चैप्टर लाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले हम लोग फ्लक्स ही लिख लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, हेडिंग करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर पासिंग पर यूनिट एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आते थे बेटा। ऐसे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लेंगे, सेम उसी पैटर्न पे। तो लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, total number of magnetic lines of force passing normally through, total number of magnetic lines of force passing normally through an area, placed in magnetic field, magnetic field is equal to the magnetic flux linked with that area, equal to the magnetic flux linked with that area, equal to the magnetic flux linked with that area। इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट एरिया के बराबर होता है, ठीक। हो गया, नीचे लिखिए। अगर कोई आपने एक सरफेस ले लिया बेटा, मान लो कोई आपने क्या लिया, सरफेस ले लिया, और यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेज हमारी पास आउट हो रही हैं, मान लो। अब इसका सरफेस एरिया हमारा किधर होगा, स्मॉल एरिया ले लिया, अगर डी ए इधर है, लाइंस ऑफ फोर्सेस मान लो इस तरह से आपके जा रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर इधर से पास आउट हो रही है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक, इनके बीच का अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, हमारा एंगल की वैल्यू थीटा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आपकी होती है, फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा, यानी कि अगर स्मॉल एरिया डी क्या ले रहे हैं, डी ए ले रहे हैं, तो वहां पे जब फाई की वैल्यू लिखेंगे तो फाई इक्वल टू बी डॉट क्या होता है, ए होता है। तो डी बी की जो वैल्यू, मान लो हमने एक स्मॉल सेगमेंट एरिया आपने लिया है, कितना, डी ए लिया है, तो यहाँ से डी फाई बी की जो वैल्यू आपकी होगी, ये इक्वल टू होगा कितना, बी डॉट डी ए। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो यही हो जाएगा बेटा बी डी ए कितना, कॉस थीटा। और अगर एरिया ये डी फाइव बी है, फाइव बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रल जो वैल्यू हमारा मिलेगा बी इंटू डी ए कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक। अब एरिया अगर टोटल ए है, क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू अगर ए के बराबर है तो बी ए कॉस थीटा कर लेंगे, ठीक है। यही आपका फाइव बी की वैल्यू लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्लोज इंटर बी ए की वैल्यू कितना हो गया, अगर डी ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, पूरा एरिया जो आपका है वो ए के बराबर। क्लोज इंटीग्रल यहाँ क्लोज लगाना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी, तो उस केस में क्या होगा, डी ए की वैल्यू अगर हमारा एरिया ए के बराबर है तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं कि टोटल आपका जो क्या होगा, फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ले लेते हैं एफ थीटा इक्वल टू 0।
अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 है मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों बेटा पैरेलल हो। बंद कर दो। एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग लेते हैं बेटा इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट इज, अब दो टर्म में पूछा जाता है। एक टर्म होता है कि अगर प्लेन पैरेलल टू द आपका फील्ड हो तब उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी। इफ प्लेन पैरेलल टू द फील्ड है तब थीटा क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तब थीटा क्या होगा। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड या प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हाँ नहीं, हमने बोला ये स्टेटमेंट ऐसे दिया जाता है क्योंकि उसी टर्म में पूछा जाता है। जैसे कहा जाए इफ प्लेन इज क्या, पैरेलल टू द फील्ड देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्लेन का मतलब कॉपी था बेटा, जैसे कॉपी है ना, ये मान लो प्लेन है, ये प्लेन इसका कहलाएगा और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, ध्यान रखेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली किधर लेते हैं, आउटवर्ड। तो एरिया इधर होगा अगर प्लेन ऐसा है। तो अगर फील्ड हमारा प्लेन के पैरेलल है ऐसे समथिंग दिस, तो इसका मतलब अगर ये प्लेन के पैरेलल है और एरिया वेक्टर हमारा ऐसे होता है तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री होगा। तो जब हम लोग बोलेंगे फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि उसी टर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे कंडीशन बनेगा इफ फील्ड बी, इफ मैग्नेटिक फील्ड B is पैरेलल टू प्लेन, पहले हम परपेंडिकुलर चूंकि ले रहे हैं तो वही ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, देन थीटा की वैल्यू क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड है और एरिया भी परपेंडिकुलर होता है, तो अगर दोनों, दो पेन दे बेटा, एक पेन और दो, एक ही दो, जैसे कभी पकड़ो, ये है। अगर हमारा एरिया वेक्टर को ये इंडिकेट कर रहा है, दोनों हाथ से पकड़ो सीधा, अगर ये एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारा किसको, फील्ड को, तो दोनों पैरेलल हो गया ना। यानी कि अगर फील्ड एरिया के कैसे है, एरिया के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल कहलाएगा। ठीक, तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक, तो इफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन थीटा इक्वल टू कितना, 0। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इस केस में फाई बी की जो वैल्यू होता है वो बी ए cos 0 मतलब क्या, 1, तो बी ए के बराबर होगा। थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, फाई की वैल्यू क्या, बी ए के बराबर होगा। दूसरा इफ बी, अब इतना समझ जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड ए बी है, इफ बी इज पैरेलल टू द प्लेन देन थीटा की वैल्यू कितना, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 होगा बेटा तो उस कंडीशन में फाई बी की वैल्यू होगा बी ए cos 90, ये वैल्यू क्या, 0 हो जाएगा। यानी फाई बी की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगा जब हमारा फील्ड पर कितना है, किसके, पैरेलल टू द किसके, प्लेन है तो। ठीक, तो उस केस में 90। और अगर फील्ड जो है एंटी परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में थीटा की वैल्यू आएगी बेटा 180 और वहां पे माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा, होगा ना। तो ये केस आपका होता है, यहां से दिखा लेते हैं। इफ तीसरा कर लीजिए, इफ फील्ड इज एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ऐसे टर्म ले रहे हैं, एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के एंटी पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी बेटा 180 डिग्री होगा। तो फाई बी की जो वैल्यू होगी बी ए cos 180 की वैल्यू तो माइनस बी ए हो जाएगा।
इसीलिए जब हमारा रोटेट होता है आर्मेचर ना, जब आर्मेचर होता है मतलब जनरेटर का अल्टरनेटर, उस केस में एक कंडीशन ऐसा बनेगा, जब उसका आर्मेचर के जो एरिया होगा, प्लेट एरिया होगा, वो पैरेलल टू द फील्ड बनेगा, तो उस केस में फ्लक्स बी ए के बराबर। जब वो उसके परपेंडिकुलर टू द फील्ड बन जाएगा तो उस केस में फ्लक्स जीरो, फिर एंटी पैरेलल टू बनेगा तो उस केस में फिर माइनस बी ए। तो जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है प्लस बी ए से लेके कहाँ तक, माइनस बी ए, यानी चेंज विल बी टू बी ए का हो गया। कितने का हो रहा है, टू बी ए। तो उस केस में कंडीशन जो होती है वहां पे इंड्यूस ईएमएफ फिर उसके बेस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो क्या लिख लिया था बेटा, कहाँ तक कुछ लिखे हो, कुछ नहीं छापा, मैट्रिक्स फ्लक्स लिंक विथ इट। ठीक, तो अब ऐसे ही बना लो, अब ऐसे ही नोट कर लो यार, क्या छापोगे। यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर बेटा, अरे डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर, क्रॉस होता है तो वेक्टर, साइन आता है तो वेक्टर, क्रॉस आया तो स्केलर। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा बाबू, ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर। हेलो, बन गया ना, नोट कर लिया। पीछे वाला नहीं हुआ था, नोट कर जल्दी से। अरे फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर होता था, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा वेबर और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक आपने न्यूटन के टर्म में पढ़ा था बेटा, याद है किसी को, हाँ, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो हम लोग डायमेंशन में क्योंकि वैसे का यूज करते हैं तो वो जरूर लिख लिया करिए। तीसरा लिख लीजिए न्यूटन मीटर पर एम्पियर और न्यूटन मीटर पर एम्पियर। सीजीएस में क्या होता है जी, सीजीएस यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, और मैक्सवेल या उसी को गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, लिख लीजिए। सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट इज
मैक्सवेल, या उसी को अगर लिखना चाहेंगे तो फिर आप लिख सकते हैं गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन क्या होता है जी? CS यूनिट लिखा आपने, मैक्सवेल और गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जब अगर मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन लिखते बेटा तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल क्या होता है? 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है CGS और SI सिस्टम में, ठीक है, यूनिटों में जो संबंध होता है। फिलहाल आपको जहाँ आएगा लगभग दिया रहता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत। ठीक, डायमेंशन बता दो भैया। डायमेंशन, हाँ हाँ बेटा, ml स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर -1। अरे यहाँ पे यूनिट ये वाला यूज कर लो, न्यूटन मीटर पर एम्पियर है, न्यूटन का ml के पावर -2 होता है इंटू L, तो ml स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो डायमेंशन आपका होगा ml स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -1। तो बीमा आपका जो हो गया फ्लक्स का ml स्क्वायर टी के पावर -2 a के पावर -1। ठीक, चलो अब इसी के लिए फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए 2 ला दिया था बेटा, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। तो लिखिएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, FARADAY फर्स्ट ऑफ एस, फैराडेज लॉ ऑफ, एडी करना बेटा, ये नोट कर लिया। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। या फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखिएगा। जब हम लोग बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो पास होगा पर यूनिट एरिया, लिखिए व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a circuit, when magnetic flux passing through a circuit, when magnetic flux passing through a circuit changes an EMF is induced, an EMF is induced, an EMF is induced called induced EMF, called induced EMF, which is produced in the circuit, which is produced in the circuit। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, याद रखेंगे बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है ना, वो तभी तक एग्जिस्ट करेगा, यानी परसिस्ट करेगा उस सर्किट में जब तक उसके फ्लक्स में आप चेंज कर रहे हो। जैसे हम लोग जनरेटर चलाते हैं ना, जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर आपने ऑन कर दिया, सप्लाई आने लगती है, आउटपुट हमें मिलने लगता है। तो क्या जनरेटर एक बार ऑन कर दिया था, आउटपुट मिलने लगा, और जनरेटर को ऑफ कर देंगे तभी मिलता रहेगा? ऐसा होता 5 मिनट के लिए चला के उसके बाद, हाँ,
फिर लाइफ टाइम बिजली मिलती है, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बेटा वो तभी तक आपको आउटपुट देगा जब तक उसके फ्लक्स में क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि उसका आर्मेचर जो होता है, जो आगे देखो अल्टरनेटर हम लोग बोल लेते हैं, तो जब वो रोटेट होता है ना तो वहाँ पे क्या करेगा, उसके आर्मेचर के थ्रू फ्लक्स में क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। फ्लक्स में जब तक चेंज होता रहेगा तब तक आपको आउटपुट मिलता रहता है। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद होगा, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी आउटपुट तब तक मिलेगा जब तक आपको फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब जैसे फ्लक्स में चेंज की वैल्यू आपकी जीरो होगी, आउटपुट की वैल्यू जीरो हो जाती है बेटा। फ्लक्स में चेंज जीरो, आउटपुट विल बी जीरो। तो जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहता है तब तक हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे फ्लक्स में आपका चेंज की वैल्यू क्या, चेंज होना बंद होगा, आउटपुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये केस आपका होता है। इन्होंने कहा था कि यानी कि जो हमें फ्लक्स यानी कि ईएमएफ मिल रहा है, ईएमएफ जो आपको मिल रहा है वो तब तक मिलेगा जब तक आपके फ्लक्स में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वही नेक्स्ट लाइन से पॉइंट करके लिख लीजिएगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, the induced EMF persists in the circuit as there is change in flux, मतलब जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा बेटा तब तक आपको क्या होगा, ईएमएफ मिलेगा। अब आप देखते होंगे जनरेटर कितने लोगों ने चलता हुआ देखा है, अच्छा चलाया कितने लोगों ने है, चलाया भी है, चलिए ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, आपके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा, अगर आप उसके जनरेटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंजन जो लगा होता है, हम लोग स्पीड जब बढ़ाते हैं ना तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर उसको आप स्लो कर दीजिए उसके स्पीड को तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, स्लो हो जाता है। यानी कि जो ईएमएफ हमें मिल रहा था वो आपका क्या मिलेगा, कम मिलता है। तो उस केस में क्या होता है, उसका रीजन होगा बेटा जितना तेजी से आर्मेचर रोटेट करेगा फ्लक्स में चेंजेस उतनी तेजी यानी जल्दी जल्दी होंगी, और जल्दी जल्दी होंगी। अभी हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, E = माइनस डी फाई अपान कितना, या डी फाई अपान डी टी कर लीजिए, अभी लेजर जब पढ़ेंगे तो माइनस लगा देंगे, डी फाई अपान डी टी। यानी फ्लक्स में जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, कम समय में ज़्यादा चेंज होगा, आप बोलोगे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, और इंड्यूस ईएमएफ जो आपका डेवलप होता है बेटा ना, वो कई फैक्टर पे डिपेंड करना है, यानी फ्लक्स में चेंजेस भी कई फैक्टर पे आपके डिपेंड करती हैं। जैसे पढ़ा आपने फाई = BA, ठीक, यानी फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक, उतना ही क्या होगा, हमें वहां से आपको फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एक दूसरा, एरिया जो कॉइल की होगी जितनी ज़्यादा आपकी होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा। तीसरा, क्योंकि फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका क्या होगा, वो ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे जनरेटर मार्केट में शायद 1 या 2 किलोवाट से स्टार्ट होता है, 2 किलोवाट से लेके और क्या सैकड़ों और जितनी मर्जी आपको जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे मतलब 100 किलोवाट के 200 किलोवाट के जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। घरों में हम लोग नाम छोटी मोटी पार्टी होती है तो 5 किलोवाट का जनरेटर लगा लेते हैं, 1-2 से काम चल जाता है। बड़ी पार्टी होती है तो 4-6 जनरेटर लगते हैं, या आजकल तो मार्केट में 50-50 किलोवाट के जनरेटर अपने यहाँ भी अवेलेबल हो गए हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या है, जैसे आपको ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। जितना ही पावर उसका बढ़ेगा बेटा, जितना आउटपुट उसका पावर बढ़ेगा, आप देखते होंगे उसकी आर्मेचर की साइज उतनी बढ़ती जाती है। ठीक, और उस आर्मेचर को रोटेट कराने के लिए आपको जो इंजन लगानी पड़ेगी वो भी उतना ही क्या, ज़्यादा पावरफुल का आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं छोटा वाला वो पंप में लगा दिया और कहोगे चलेगा, वो हिलेगा ही नहीं फिर। ठीक, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमें क्या करेगा, वो फील्ड डेवलप करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर जब फील्ड होगा तो अपोज करेगा ना, सेकेंड लॉ तो यही पढ़ते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन उतना ही ज़्यादा पावर का आपको इंजन की भी जरूरत पड़ती है ऑपरेशन के लिए। ऐसा नहीं खाली खाली हम लोग क्या आर्मेचर बदल लीजिए तो काम चल जाएगा, अल्टरनेटर बदलने से खाली काम नहीं चलता है, आपको उसके लिए सपोर्टिव इंजन भी उतने ज़्यादा पावर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा था बेटा हमारा कौन सा, फर्स्ट लॉ। दूसरा लिखेगा फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, इसमें इन्होंने कहा, पहले में तो उन्होंने कहा था इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, एक कितना डेवलप होगा उस चीज को इन्होंने क्या सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है, तो लिखिएगा द इंड्यूस ईएमएफ, सेकंड लिखिएगा द इंड्यूस ईएमएफ, द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux, induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with the circuit, that is इक्वल टू माइनस डी फाई अपान कितना डी टी। अगर टर्न्स एन होंगे एन इंटू डी फाई अपान क्या कर लेंगे बेटा, डी टी कर लेंगे। तो इक्वल टू डी फाई अपान डी टी इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज एन then equal to माइनस एन इंटू डी फाई अपान क्या डी टी के बराबर होगा। इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई अपान क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ई की वैल्यू जो होगी माइनस एन डी फाई अपान क्या होता है, डी टी के बराबर होगा। अगर हमारा क्या नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में एन है, इसीलिए जितने टर्न्स बढ़ते जाते हैं उतना हमारा क्या होता है, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक, निगेटिव साइन बेटा इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो आपका क्या, किसका, फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। इसीलिए जब ज़्यादा पावर का जनरेटर होता है तो ज़्यादा हमें पावरफुल इंजन यूज़ करना पड़ता है उसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो लिखिएगा, मैं यार आगे नोट कर लो, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट या सो दैट, जो भी कर लो, इंडिकेट ही लिखो, इंडिकेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ opposes the, induced EMF opposes the change of flux, opposes the change of flux, induced EMF opposes the change of flux। तो फ्लक्स में होने वाले चेंज का क्या करता है, आपका अपोज करता है। फ्लक्स में जो चेंजेस आपके होंगे उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा। अब इसके अगर हम लोग फार्मूला बनाना चाहते हैं बेटा, अदर फार्मूला, जैसे इक्वल टू एन डी फाई अपान डी टी लिखा, और फाई की वैल्यू जो होगी, जो डी फाई है यानी चेंज इन फ्लक्स अपान टाइम, डेल्टा टाइम यानी टाइम इंटरवल जो होगा, तो उस केस में फाई की वैल्यू फाई टू माइनस क्या, फाई वन। ठीक है, और फाई इक्वल टू हमारा बी ए होता है, तो उसके टर्म में हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहीं पे रिलेशन इसको आर करके लिख लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमने एन लिया, नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखा है बेटा, एन लिखा है, तो एन डी फाई अपान डी टी को अगर हम लोग फाई टू माइनस फाई वन अपान डेल्टा टी लिख लें, क्या लिख लें बेटा, डेल्टा टी, और फाई इक्वल टू चूंकि बी ए होता है तो माइनस एन इंटू, एक स्टेप घटा दे, समझ जाएंगे कि लिखें, अरे बी यहाँ तो लिखें बी टू इंटू ए माइनस बी वन इंटू ए का कॉमन हो जाएगा, तो एन बी, एक मिनट, ए कॉमन होगा, तो एन इंटू ए कॉमन हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा बी टू माइनस बी वन अपान डेल्टा टी, बी टू माइनस बी वन अपान क्या, डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ से एन बी ए दूसरे टर्म में लेना चाहते हैं, अगर थीटा के टर्म में भी है, वहाँ पे एंगल भी है, तो एन बी ए बी टू माइनस बी ए इंटू कॉस थीटा के टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वहीं पे अगर थीटा भी हमारा इंट्रोड्यूस होगा, थीटा की वैल्यू जीरो है, तब तो हमारा सीधे ऐसे हो जाएगा, बट अगर थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, रुक जाओ, अलग इसी में लिख देते हैं, फिर एक अलग कर लेंगे।
कॉस थीटा, ठीक। लेकिन अगर थीटा चेंज हो रहा है, फील्ड सेम है, एरिया आपका सेम है, केवल थीटा में चेंज किया जाए तब क्या होगा? थीटा खाली बदल रहा हो तो बाकी सेम है। हाँ कहें साहब? नहीं, B2 B1 ये तो तब है जब हमारा आपके पास थीटा सेम है, फील्ड हम चेंज कर रहे हैं। फील्ड सेम हो गया, एरिया सेम हो गया, n दोनों कॉमन हो गया, तो थीटा रोटेट खाली कर रहे हैं। जब खाली रोटेशन करेंगे, यहाँ तो थीटा हमारा सेम था, n सेम था, a सेम था। अब की बार क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारा n सेम है, b सेम है, a चेंज है, तो खाली चेंजेस किस में हो रहा है? थीटा में अगर हमारी खाली चेंजेस हो रही हैं तब कैसे निकालेंगे? ये कंडीशन बनता है, ठीक। जो हमारा अल्टरनेटर होता है ना, जब हम लोग जो जनरेटर बोलते हैं, जो जनरेटर है, तो जनरेटर में बेटा जो भी आपका नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो जब डिजाइन किया गया बन गया, जो वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, आर्मेचर लगाया जो फील्ड डेवलप करने के लिए, वो हमारा फिक्स हो गया। एरिया जो कॉइल का है वो आर्मेचर का वो भी फिक्स है, तो हमारा खाली वहाँ रोटेशन की वजह से थीटा ही बदलता है। उसी थीटा के बदलने की वजह से हमारा केवल वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ मिलता है। जितना घुमाओगे थीटा उतना जल्दी जल्दी चेंज होगा, जल्दी जल्दी चेंज होगा तो उतना ज़्यादा ईएमएफ आपको इंड्यूस होगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे मान लो कोई कॉयल है, अब कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में अंदर ले जा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो वहाँ पे एरिया चेंज होगा जी, क्योंकि वो एरिया केवल उतने पे डिपेंड करता है जितना फील्ड के अंदर है बेटा। तो अंदर बाहर ले जाओगे तो उसकी वजह से आपका वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आप बदल रहे हो तो उसकी वजह से वेरिएशन, रोटेशन आर्मेचर का हो रहा है तो उसके थीटा बदलने की वजह से आपका क्या होगा, चेंजेस होंगे। तो अलग अलग कंडीशन में हमारे अलग अलग चेंजेस बेटा ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक। तो इसी को कह रहे थे फैराडे सेकंड लॉ। तो क्वेश्चन लगा लिख लीजिए, न्यूमेरिकल लगाते समय ये आपको ढेर सारे बनते हैं इस पे घुमा घुमा के। और अगर रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी दी है, चूंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है, तो उसी को हम लोग ओमेगा इंटू टी के टर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। हो गया? नीचे लिखिएगा। बोले अब अगर हम लोग ओमेगा टी के टर्म में इसी को लेना चाहते हैं बेटा, किसके टर्म में, ओमेगा टी के टर्म में लेना चाहते हैं, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंस फाई की वैल्यू होता है बेटा बी ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी, बी ए कॉस क्या, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपको एक टर्न होता, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने n लिया तो यहाँ n से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो गया। और E इक्वल टू, सिंस E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान कितना dt होता है, तो d बाई dt को अगर हम लोग ले लिया जाए तो आएगा बेटा n b a cos ओमेगा इंटू कितना t। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर हमारा चेंज होगा, अगर वेरिएशन रोटेशन से केवल हम लोग ले रहे हैं, अगर ड्यू टू ओनली रोटेशन होगा तो एन बी ए हमारा कॉमन होगा, cos ओमेगा टी अपान डी cos ओमेगा टी अपान डी टी हो जाएगा। तो उसके बेस में हम लोग रोटेशन के टर्म में लेंगे, तो वहाँ से फिलहाल आउटपुट वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो आर करके वहीं लिख लीजिएगा।
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपका होगा बेटा, ओमेगा क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। बन गया बेटा। अब यहाँ पे केसेस बनते हैं कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक, तो लिखिएगा। अब इस फार्मूले से, जो फार्मूला फाइनली हम लोग डिजाइन किए हैं ना, इस फार्मूले में चेंजेस अगर आपने एरिया का किया तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, बी का करेंगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, एन का करेंगे वैसे एन का हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आप डिजाइन करते हैं जितना कॉइल है उसको तो बदल नहीं सकते बीच में, लेकिन अगर आप किसी मेथड से कर सकते हैं तो एन का करेंगे तो भी चेंज होगा, और ओमेगा टी का रेट का चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा। तो हम लोग उसी ओमेगा टी वाले का है बेसिकली क्या करते हैं, चेंज करते हैं, स्पीड कभी घटाते हैं कभी क्या करते हैं बढ़ाते हैं। फिलहाल कोई फैक्टर आप चेंज करके वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या वेरी करा सकते हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखा आपने यहाँ पे, ऐसे कर लीजिए पॉइंट करके नीचे, केस फर्स्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे कर लो, केसेस करके लिख लो, अलग अलग केस जो बनेंगे, केस फर्स्ट कर ली इसमें लिखना, इफ एरिया A alone is changing, area A alone is changing, then area A alone is changing, then equal to खाली एरिया चेंज करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा बेटा, इसी फार्मूले से माइनस एन, ठीक, बी ए एन बी कास ओमेगा टी इंटू डी ए अपान डी टी। अगर खाली एरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं बेटा तो एन बी कास ओमेगा टी कांस्टेंट फैक्टर हो गया तो डी ए अपान डी टी कर लिया। दूसरा, ये जानते हो कब होता है, जब किसी कॉइल को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराते हैं फिर एग्जिट करते हैं, इंटर करते हैं फिर एग्जिट करते हैं, उस कंडीशन में ये वाला अराइज होता है, ठीक। दूसरा, इफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज चेंजिंग, इफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज चेंजिंग, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, इफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज चेंजिंग, ये था एरिया चेंज हो रहा था। दूसरा हो गया इफ मैग्नेटिक फील्ड एलोन इज चेंजिंग, तो ई इक्वल टू आएगा बेटा एन ए कास ओमेगा टी इंटू डी बी अपान कितना डी टी। अगर हमारा फील्ड की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आप इसके बेस पे दिखा देते हैं माइनस एन ए कास ओमेगा टी इंटू डी वी अपान डी टी। तीसरा, if angle theta alone is changing, if angle theta alone is changing, then
इक्वल टू माइनस एन बी ए। ठीक, क्या चेंज हो रहा है बेटा हमारा? डी बाई डी टी इंटू कास ओमेगा टी। और कास ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या आता है बेटा, बता दो जरा। बहुत बेकार आंसर दिया जी। हैं, कब पता चलेगा बताओ? कई बार आ चुका है। सब छोड़ दिया जाए? हैं? हाँ जी देवी जी, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा जी। हमने पूछा है अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में कास ओमेगा टी को तो उसका डिफरेंशियल क्या मिलेगा? कास ओमेगा टी का डिफरेंशियल टाइम के इसमें जब करेंगे तो ओमेगा पहले आ जाएगा और साइन माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसमें कुछ भर के रखा करो कि सब खाली हो जाता है। हाँ, इतना खाली है कि कुछ जाता ही नहीं है। हाँ, फिलहाल इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कितना भी भरे रहो तब भी उसमें स्पेस बना रहता है, कभी उसकी क्या फुल नहीं होता है ना। हम लोग तो कुछ फ्रैक्शन में भी कुछ परसेंट को नहीं क्या करता यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आप लोग का जो क्या चिप है बहुत बड़ा वाला है ना, कभी भरेगा नहीं, जितना मर्जी उतना दुनिया भर का डाटा भर लीजिए। ठीक, चलो देखो, तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये माइनस जो आएगा इस माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग क्या करेंगे, किसको चेंज कर रहे हैं? ठीक, किसको? थीटा को चेंज कर रहे हैं, यानी ओमेगा टी चेंज हो रहा है, तब कंडीशन आपका ये आएगा बेटा। हो गया? चलो भैया, अब ये तो इंड्यूस ईएमएफ आपने निकाल लिया। अगर इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है तब क्या करोगे जी? आर से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या होगा? इंड्यूस करंट मिल जाएगा। नोट कर लिया? तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया बेटा। इंड्यूस करंट लिखेंगे आई इक्वल टू ई बाई आर, और बेसिक फार्मूला हम लोगों ने ई का लिखा था माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, उसी में आर से डिवाइड कर लेना। आप बाकी जितने फार्मूले लिखे सब में आर से डिवाइड कर लो, आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। बट हम लोग जनरल फार्मूले बेसिक फार्मूले में लिखते हैं, तो नीचे लिखिएगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट। सिंस आई इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है ई बाई कितना आर होता है, और ई की वैल्यू आपने पढ़ा बेसिक फार्मूला आई इक्वल टू ई के माइनस एन डी फाई अपान कितना डी टी अपान आर। इसको थोड़ा नीचे सेट कर लो तो माइनस एन बाई आर को एक साथ में ले लो, डी फाई अपान कितना डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, इसे क्या देते हैं बेटा इंड्यूस करंट, ई इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई अपान डी टी। अब जितने ढेर सारे रिलेशन पढ़ा है, जो भी डाटा रहेगा उसमें आर से डिवाइड कर देना, आपको करंट की वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी। ठीक, अगर इंड्यूस चार्ज निकालना हो बेटा तो आई इंटू भाई, जैसे Q इक्वल टू आई टी पढ़ते हैं ना, ठीक, Q इक्वल टू आई इंटू टी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज आपका होगा कितना डेवलप होगा, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी कर लीजिएगा। अब वहां से आपका क्या है, आई की वैल्यू एन बाई आर इंटू डी फाई अपान डी टी है, तो वहां से हमारा टी टी डी टी वाला फैक्टर कटेगा, बचेगा एन बाई आर इंटू डी फाई। ठीक, हिंदुस्तान में खुशियां मनाने के लिए सब नियम कानून गायब। अभी कुछ दिन के पहले की किसी शादी का रिपोर्ट था, कोई बुढ़ा था बेचारा, इतना ज्यादा डीजे की साउंड बजा दिए कि वो बीपी बढ़ी और निकल लिया। हाँ,
तो अब देखो इतना ज़्यादा हाई क्या, आप क्या कितने कितने चलाते होंगे ये सब, हाँ ठीक। पता लगा कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी जब आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो ऐसा वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक। तो उस केस में अब कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया होगा, बीपी उपी पेशेंट रहा होगा या तो जो भी रहा हो, पता लगा सब नाच गाने बंद हो गए। चलो देखो, तो इस केस में क्या होता है, यहां से दिखा दिया बेटा, -n/r d∅/dt हो गया। दूसरा इंड्यूस चार्ज dq/i/dt, ठीक। i की वैल्यू लिखा माइनस बेटा n/r इंटू d∅/dt इंटू dt, ये dt गया तो माइनस कितना n/r इंटू d∅। q की वैल्यू करोगे तो इंटीग्रेट कर दीजिए, फाई हो जाएगा, ठीक। पावर क्या होता है बेटा, अगर इंड्यूस पावर निकालना है तो अच्छा एक चीज देखो, जो इंड्यूस चार्ज है क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, एक बार ये भी क्वेश्चन राइज किया गया था, इंड्यूस चार्ज इन द कॉइल इज डिपेंड ऑन टाइम और नॉट। तो हम लोग ऐसे लगता है कि जितना ज्यादा समय तक आपका क्या होगा चेंज होगा उतना ज्यादा होगा, बट डिपेंड आपका नहीं करता। कलर पेंसिल में लिख लो यार, देखना इंड्यूस चार्ज इज टाइम क्या इंडिपेंडेंट, बेटा हिंदुस्तान है सब फ्री है, हाँ ठीक। अभी जाके कोई बोल देगा तो वो पता लगा गोली चल जाएगी, हाँ? हमारे उत्सव में आप विघ्न डाल रहे हैं, हाँ? चलो देखो, इंड्यूस चार्ज है कैसा, टाइम इंडिपेंडेंट। जो इंड्यूस चार्ज है वो टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट है। आपने शायद अगर हिंदी का बुक पढ़ा होगा, एक चैप्टर हुआ करता था जहाँ तो मुझे याद आ रहा है, मर्यादा पढ़ा है, ठीक। तो ये सब सारी मर्यादाएं भूल गए हैं, मतलब हम, हाँ हाँ। चल देखो, तो इंड्यूस क्या हो गया बेटा, चार्ज है क्या टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा अगला, इंड्यूस पावर, अगला देखिए इंड्यूस पावर। पावर के लिए दो रिलेशन मिलते हैं, P=I²/R या B²/R। तो B की जगह यहाँ E हो जाएगा, E²/R लिख लेंगे, ठीक। हाँ वो भी होता है, फिलहाल हमें चूंकि यहाँ रिलेशन R और क्या E या I के टर्म में करना है तो लिखेंगे P=E²/R बेटा। इंड्यूस पावर, इंड्यूस्ड पावर P=E²/R। E की वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ा था n d∅/dt, स्क्वायर करेंगे तो माइनस पर माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया बेटा कितना -n² इंटू d∅/dt का क्या होल² तो थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस तो क्या हो गया गायब हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर किया तो क्या हो गया, तो n²/R इंटू d∅/dt का होल²। अब इसकी वैल्यू देखो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है बेटा और रेजिस्टेंस पे, तो दोनों डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इंड्यूस पावर इज डिपेंड्स ऑन क्या टाइम एंड रेजिस्टेंस बोथ। इंड्यूस पावर इज डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस पावर इज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड रेजिस्टेंस बोथ, हो गया। चलो अब कल हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा लेंजला वगैरह, इतना कर लीजिए, ठीक। डिपेंड्स ऑन टाइम एंड पावर बोथ।